हेलो साथियों। आइए आज हम सभी लोग एक मज़ेदार टॉपिक के साथ आप सभी लोगों के साथ मिलते हैं, वार्तालाप करते हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है भाई? पाचन तंत्र, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है भाई। सिस्टम इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं इस क्रिया में, इस कार्य में पूरा एक कोई ना कोई एक पूरा सिस्टम लग करके काम करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है भाई, समझ गए कि नहीं? कोई एक दो लोग नहीं होंगे, बहुत सारे लोगों का समूह होगा। ठीक है, बहुत सारे अंगों का समूह होगा, इसलिए इसे सिस्टम कहेंगे। ठीक है ना? तो आइए सर्वप्रथम हम सभी लोग जान लेते हैं पाचन। ठीक है, सबसे पहले क्या जानेंगे भाई? पाचन। ठीक है ना? पाचन क्या होता है भाई? जटिल पदार्थों को, जो जटिल जटिल का मतलब होता है बड़े पदार्थ, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। अब सिंपल में इसको अपनी भाषा में हम बताएं तो बड़े पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया को पाचन कहते हैं, डाइजेस्टिव कहते हैं। ठीक है भाई। अब इस पाचन क्रिया में एक चीज और बता दें आप सभी लोगों को। पाचन देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और वसा का होता है, ध्यान रखिएगा। पाचन किसका किया जाता है भाई? वो क्या बोला जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन्स का किया जाता है। जबकि इधर हमने कुछ चीजों को लिखा है, जल, विटामिन और खनिज। ये सभी कैसे पदार्थ हैं? बहुत छोटे पदार्थ हैं, इनका पाचन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटे पदार्थ हैं, इनको डायरेक्ट अवशोषण हो जाता है, इनको अवशोषित कर लिया जाता है। समझ में आया भाई आप लोगों को? तो ये आप सभी लोग घबराइएगा नहीं, समझ गए कि नहीं? पाचन किसका होता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का होता है। समझ गए? क्यों? क्योंकि ये सभी बड़े पदार्थ हैं, इनके अणु क्या है? बड़े हैं, इसलिए इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना जरूरी है। समझ गए कि नहीं? ये समझ में आया? उसके बाद हम आप सभी लोगों को बता देते हैं, पाचन एक भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है। अब आप सभी लोगों के मन में आएगा कि पाचन कैसे भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है। आप सभी लोगों को बता दें भाई, देखिए, मतलब ये फिजिकली और केमिकली दोनों क्रिया है। समझ गए कि नहीं? जैसे हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, मुख में रखते हैं तो चबाते हैं। क्या करते हैं भाई? चबाते हैं। समझ गए कि नहीं? ये जो उसको कुतरते हैं, तोड़ते हैं, ये क्रिया क्या कहलाएगी? आपकी भौतिकी क्रिया कहलाएगी। समझ गए कि नहीं? मतलब फिजिकल हम लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कहीं ना कहीं कर रहे हैं ना, मेहनत लग रहा है, कर रहे हैं भाई। समझ गए कि नहीं? ये हो गया आपका भौतिकी क्रिया। और उसी में कुछ ना कुछ तरल वगैरह पदार्थ जो होते हैं, जैसे लार वगैरह हो गए, ये सभी मिल करके उसको क्या करते हैं? ये सभी इनकी भी भूमिका होती है। इसलिए हम कहते हैं कि यह पाचन क्रिया क्या है? भौतिकी और रासायनिक प्रक्रिया है। समझ गए कि नहीं? फिजिकली और केमिकली दोनों प्रक्रिया है। समझ गए कि नहीं? और पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है भाई? भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना। समझ गए कि नहीं? पाचन का मुख्य कार्य क्या है? भोजन से ऊर्जा बनाना। ठीक है भाई, यह क्रिया समझ में आई? आप सभी लोगों को बता दें, इसमें पाचन क्रिया में दांत भी सहयोग करता है। समझे कि नहीं? फिजिकली तरीके से दांत भी सहयोग करता है, इसलिए हम दांत वाले अध्याय को पहले ही हम दांत के टॉपिक को पढ़ा चुके हैं। आप सभी लोग जाएं, वीडियो को देखें हमारे चैनल पर, वहां पर आप सभी लोगों को मिलेगा। समझ गए कि नहीं? ये समझ में आया? अब हम चलते हैं भाई, इधर आ जाते हैं। क्या बोला जाता है इसको? पहले हम लोग चित्र की सहायता से कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ ग्रंथियों के बारे में जानेंगे। समझ गए कि नहीं? आप लोगों को बता दें भाई, ये है आपका मुख। समझ गए कि नहीं? मुख। अब मुख की सहायता से हम सभी लोग क्या करते हैं? भोजन को मुख गुहा में रखते हैं। अब मुख गुहा किसे कहते हैं? ये देखिए, मुख में कुछ खाली स्थान है, मुख को बंद करें, आप सभी लोग देखें प्रैक्टिकल करके। मुख में कुछ खाली स्थान बच रहा है? बच रहा है कि नहीं बच रहा है? देख रहे हैं, तालू और जीवा के बीच में कुछ खाली स्थान बच रहा है? बच रहा है ना? उसी को मुख गुहा कहते हैं। मुख में जो खाली स्थान होता है उसे मुख गुहा कहते हैं। समझ में आया भाई? अभी बताओ, मुख में खाली स्थान नहीं रहेगा तो भोजन ठूसोगे कहां से? कहां रखोगे बताओ? जैसे मुख मान लो कि भरा हुआ है, अब भोजन कहां रखोगे? मान लो कि पूरी की पूरी तरह से मुख भरा हुआ, अब कहां भोजन को रखोगे बताओ ना? तो मुख में जो खाली स्थान होता है उसे मुख गुहा कहते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया आपका मुख गुहा। अभी लार ग्रंथि को हम बाद में पढ़ेंगे, ये है, ठीक है, अलग से आपको बता देते हैं। उसके बाद आता है भैया, ये भाग हो जाता है यहां से लेकर के आमाशय तक का। ठीक है ना? इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली। अंग्रेजी में इसको एसोफोगस और या फूड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फूड पाइप बोलते हैं। ठीक है ना?
ये ग्रास नली किसे कहते हैं भाई? तो आप सभी लोग कह सकते हैं मुख गुहा से लेकर के आमाशय तक आने वाली नली को क्या कहते हैं? ग्रास नली, फूड पाइप कहते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद हम और चीजों को ले लेते हैं। एक चीज और बता दे, आहार नाल। आहार नाल किसे कहते हैं भाई? भोजन जिस रास्ते से होकर के गुजरता है उसे क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। समझ गए कि नहीं? आहार नाल बहुत लंबी होती है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होती है भाई? आहार नाल की लंबाई 32 फीट। ठीक है ना? कितनी होती है? 32 फीट। यदि इसको आप मीटर में बदलना चाहें तो लगभग आएगा आपका 9 मीटर। कितना भाई? 9 मीटर। ठीक है ना? लगभग 9 मीटर की आहार नाल होती है, मुख गुहा से लेकर के गुदा द्वार तक। ठीक है, गुदा द्वार तक ये होता क्या बोला जाता है? आहार नाल की लंबाई है पूरी, इतना होता है। अब आप सभी लोगों को और भी कुछ चीज बता दें। अब देखो भाई, भोजन को हम लोगों ने चबाया, ठीक है, चबा उबा लिए, उसके बाद फिर कहाँ आ जाता है? आपके आमाशय में। आमाशय को, ये क्या है? आमाशय पेट है, समझिए कि नहीं? पेट है आमाशय। अब आप सभी लोगों को बता दे, देखिए पेट ये भी है। आप सभी लोगों को आज तक पता रहा होगा कि पेट क्या है भाई? ये है, समझिए कि नहीं? ये पेट है आप सभी लोगों का। लेकिन आप सभी लोगों को बता दे, इसे क्या बोलते हैं? उदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ये जो बाहर का हिस्सा है ना, ये पेट का ही हिस्सा है, लेकिन इसे क्या कहते हैं? बाहरी पेट को क्या कहते हैं? उदर कहते हैं। ठीक है, जो ये देखिए जो मैं पकड़ रहा हूं, ये क्या है आपका? उदर है। जिस पर ऐसे थप 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 कर रहा हूं, ये क्या है आपका? पेट है। अरे सॉरी, उदर है। समझ गए कि नहीं? अंदर के भाग को, इसके अंदर का जो भाग होता है उसे आमाशय कहते हैं। मेन पेट यही है। समझ गए कि नहीं? समझ गए भाई आप लोग? अब भोजन क्या होता है भाई? ग्रास नली से होते हुए कहाँ जाता है? आमाशय में। आमाशय में जब देखो, एक चीज और ध्यान से आप सभी लोग सुन लो भाई, भोजन क्या बोला जाता है? जब यहाँ कुतर करके भोजन मुख से कुतर कर, दांतों से कुतर करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, तो भोजन कहाँ तोड़ करके फिर ग्रास नली द्वारा होकर के कहाँ जाता है? एक चीज और बता दे, ग्रास नली पहले, ग्रास नली में एक चीज और ध्यान रखो, ग्रास नली में पाचन नहीं होता है। क्या होता है भाई? पाचन नहीं होता है। दूसरा है, इसमें भोजन को ढकेलने के लिए क्रमानुकुंचन होता है। ठीक है, क्रमानुकुंचन क्रिया होती है। अब सुनो भाई, क्रमानुकुंचन किसे कहते हैं? क्रमानुकुंचन का मतलब ऐसे सुनो, भोजन यदि हम लोग ग्रहण करेंगे तो भोजन सीधे गिर तो जाएगा नहीं। ऐसे समझो, भोजन यदि हम लोगों ने इधर से ग्रहण किया, मुख गुहा से होते हुए ग्रास नली से अगर भोजन सीधे गिरता, तब तो ऐसे धप 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 करके आवाज आती, और कहीं ना कहीं हम सभी लोगों के पेट में चोट लगता। तब तो एक कवर खाएं ऐसे, अरे मोरी मैया रे, ऐसे चिल्लाने लगते हैं, है कि नहीं? लगते हैं चौकरने। तो इसलिए भैया ये क्या होता है? क्रमानुकुंचन क्रिया द्वारा आती है। क्रमानुकुंचन क्रिया का मतलब होता है कुछ दूर चल लेना, फिर रुक जाना, फिर कुछ दूर चल लेना, रुक जाना, मतलब क्रम द क्रम, आराम आराम से चलना। ये क्रिया क्या कहलाती है? क्रमानुकुंचन। समझ गए कि नहीं? तो ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, बल्कि क्रमानुकुंचन क्रिया होती है, जो भोजन को बहुत आराम आराम से लेकर जाती है पेट में। न कि एकदम धड़धड़ी ऐसे खाएं, धड़धड़ी एकदम मारे दौड़ले चल जाए एकदम धाक से, और लगे अरे मोरी मैया रे। समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ गए कि नहीं आप लोग? अगर ऐसा होता तब तो पेट में एक और खाएं, धाप से अरे मरी मैया रे, है कि नहीं? तब तो प्रक्रिया कुछ गड़बड़ हो जाती। तो इसलिए ये होता। उसके बाद आप सभी लोगों को बता दें, जो क्या बोला जाता है भाई इसको, हाँ यहां से, अब भोजन जो कूच करके, ध्यान दो, जो भोजन कूच करके क्या बोला जाता है? मुख से ग्रास नली होते हुए पेट में आता है, मुख गुहा से जो ग्रास नली से होते हुए भोजन पेट में आता है, उसे बोलस कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बोलस कहते हैं। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, जो भोजन हम लोग ऐसे कूच काच करके, देखो भोजन ग्रहण करो, जो कायदे का मतलब कूच काच लियो, घोटने योग्य हो गया है, तो उस भोजन को हाथ में निकालो। अब देख लो कि वो उसी को क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? बच्चे उच्चे देखते हैं चबा उपा करके मजे से रोटी, उसके बाद दिखाते हैं देखा हम खाना खाते हैं। समझ गए कि नहीं? उसी जो दिखाई देता है ना, उसी को बोलस कहते हैं। तो जो भोजन मुख गुहा से होते हुए ग्रास नली से पहले पेट में जाता है, उसे बोलस कहते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में थोड़ा तोड़ दिया जाता है, उसके बाद पेट में आता है भाई। तो पेट में क्या होता है? उसका पाचन होता है। समझ गए कि नहीं? उसका पाचन क्या होता है? पेट में होता है। फिर पेट में पाचन होने के बाद ये सब देखिए ग्रंथियां हैं, ये ग्रंथि है, ये ग्रंथि है, ये ग्रंथि है। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि है, और ये यकृत है, लीवर, और एक चीज ये क्या है भाई? आपका पित्ताशय है। ठीक है ना? ये सभी ग्रंथियां हैं, ये यहाँ पर भोजन नहीं जाएगा, ये सब केवल पाचन की क्रिया में सहयोग करते हैं। भोजन आमाशय से पच करके फिर कहाँ आ जाएगा? छोटी आंत में, छोटी आंत से होते हुए फिर कहाँ जाएगा भाई? आपका बड़ी आंत में, बड़ी आंत से होकर के कहाँ चला आएगा भाई? यहाँ बड़ी आंत से होते हुए कहाँ आएगा? मलाशय, जिसको अंग्रेजी में रेक्टम बोलते हैं। ठीक है भाई।
अब मलाशय का अर्थ क्या होता है? आशय का मतलब क्या होता है भाई, हम बता दें। आशय का मतलब होता है जहां कुछ देर के लिए रुका जाए, ठहरा जाए, उसे मलाशय कहते हैं, अरे सॉरी आशय कहते हैं। और यहाँ पर मलाशय का अर्थ है मल। मल समझ रहे हैं आप सभी लोग, भोजन जो आ रहा है बेकार। अब यहाँ जो मल आ रहा है कुछ देर के लिए यहाँ रुकता है, इसलिए उसको मलाशय कहते हैं, ठीक है ना, इस स्थान को मलाशय कहते हैं। उसके बाद आपका आता है अंतिम छोर जो होता है मलाशय का ही सबसे अंतिम भाग जो होता है, उसे क्या कहते हैं भाई? गुदा द्वार या मल द्वार कहते हैं, अंग्रेजी में एनस बोलते हैं। अब जो मल होता है, मल कहाँ आया? मलाशय के पास, रेक्टम के पास, कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए ही लेकिन रुकेगा, रुकेगा। उसके बाद कहाँ आ जाएगा? आपका गुदा द्वार द्वारा बाहर कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है, ये गुदा द्वार, जिसको अंग्रेजी में एनस बोलते हैं। अब वही प्रक्रिया मैं फिर से एक बार कहूंगा, इधर से खाइए भी, इधर से झटकिए भी। समझ रहे हैं कि नहीं? ये क्रियाएं चलती हैं। इतना हम लोगों ने समझ लिया, समझ में आया? ठीक है। जो चीजें नहीं समझ में आती आप लोग कमेंट्स में अवश्य बताया करो भाई, ठीक है ना। अब लेकिन एक चीज और बता दे, जो भोजन यहाँ मुख गुहा से आया उसको क्या बोलते हैं भाई? मुख गुहा से जो आमाशय में भोजन आया, जिसको हम लोग कुछ करके घोटे, ऐसे घोटे, जो ग्रास नली से होते हुए कहाँ आया? आमाशय में आया, उसे बोलस कहते हैं। और जो पेट से पच करके, आमाशय से पच करके भोजन आंतों से होते हुए, छोटी आंत से होते हुए, बड़ी आंत से होते हुए, मलाशय से होते हुए, गुदा द्वार द्वारा, एनस द्वारा बाहर कर दिया गया, उसे काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? काइम बोलते हैं, ध्यान रखना। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। पाचन ग्रंथि में आपका आता है लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, जो पेट में पाई जाती है, अभी हम लोग उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और आता है उसके बाद आपका लीवर और पित्ताशय। एक होती है आंत्र ग्रंथि, जो आंतों के अंदर पाई जाती है, आंतरिक भाग में पाई जाती है, ठीक है। ये लीवर और पित्ताशय को हम बता दें, ये देखिए आपका लीवर है, समझ गए कि नहीं? जो काला सा आधा ब्रेड के समान दिखाई दे रहा है, ये है आपका लीवर, ठीक है ना भाई। अब आप लोगों को पहले बता देते हैं, लीवर पेट के आमाशय के दाईं ओर पाया जाता है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ठीक है। किधर पाया जाता है भाई? पेट के आमाशय के दाईं ओर, वो आधा कटे हुए ब्रेड के समान जो काला सा संरचना है, वही आपका लीवर, जिसको हिंदी में यकृत बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में जिगर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जिगर कहते हैं, ठीक है। आप लोग कभी कभी सुने होंगे, बच्चे जो गांव घर के होते हैं, खेलते कूदते समय कहते हैं कभी कभी, वो क्या बोला जाता है भाई? तुम्हारे जिगर में जान हो तो आओ फरिया लो, ऐसे करके नहीं कहते हैं। आओ तुम्हारे जिगर में जान हो तो आओ फरिया लो, ऐसे करके नहीं कहते हैं। आप लोगों को बता दें, वो बात करते हैं लीवर का, यकृत का, क्योंकि इसी को बोलचाल की भाषा में जिगर कहते हैं, समझ गए कि नहीं? लेकिन उसको कहना चाहिए आओ हमारे लीवर से फरियाल, इधर आओ हमारे लीवर से फरियाल, ऐसे कहता है? नहीं, कहता है आओ हमारे जिगर हो तो आके हमसे फरिया लो। ये नहीं कहता कि तुम्हारे पास लीवर हो तो आके हमसे फरिया लो, ऐसा कहता है क्या? नहीं। जबकि लीवर को ही बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं भाई? यकृत को वो जिगर कहते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को कुछ नया मिला? मिला कि नहीं मिला? अगर नया मिला है तो फिर इसके पहले अगर जानते थे तो अच्छी बात है, नहीं जानते थे तो कमेंट्स में बताओ हाँ या ना, ठीक है। आगे हम लोग बढ़े, आगे हम लोग शुरू करते हैं भाई, लार और लार ग्रंथि, ठीक है। अब आप सभी लोगों को बता दें लार क्या होता है। बेसिकली लार होता क्या है? मुख में जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसे लार कहते हैं, ठीक है भाई। मुंह में जो क्या बोला जाता है, तरल पदार्थ है, समझ रहे हैं कि नहीं, उसे लार कहते हैं, समझ गए आप लोग। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे भाई लार ग्रंथि। लार ग्रंथि आप सभी लोगों को पता है कितनी होती है भाई? 3 जोड़ी। जोड़ा का मतलब जानते हैं? 2। संख्या में कितना होगा? 2। एक जोड़ा का मतलब संख्या में 2। जैसे कहा जाता है कि क्या बोला जाता है भाई, हमारे पास एक जोड़ी हाथ है, एक जोड़ी पैर है, समझ रहे हैं कि नहीं? जोड़ी का मतलब देखिए, एक हाथ दूसरा हाथ, समझ गए? तो ये जो संख्या में होता है 2, एक जोड़ी आंख है, 1 और 2, 2 जोड़ी कान है, 1 और 2। जोड़ी का मतलब होता है भाई संख्या में 2। अब यहाँ लार कितना, लार ग्रंथि कितनी जोड़ी पाई जाती है? तो 3 जोड़ी। इसका मतलब हो गया संख्या में कितनी होंगी? 6, ठीक है। मतलब 6 लार ग्रंथि पाई जाती है टोटल, और जोड़ी में 3, 3 इधर 3 इधर, टोटल 6। आगे आता है भाई, एक दिन में लार बनती कितनी है? एक दिन में कितना लार बनता है? आप लोगों के मन में प्रश्न होगा, तो आप लोगों को बता दें, एक दिन में 1 से 1.5 लीटर लार बनता है। कितना बनता है भाई? 1 से 1.5 लीटर, ठीक है। ज्यादातर आप सभी लोगों को बता दें, इसकी पहचान करनी, 1 लीटर की बोतल लीजिए, उसमें आप लोग पता कर सकते हैं कि कितना लार बनता है, समझ गए कि नहीं? समझ में आ जाएगा, उतनी लार एक दिन में बनता है, 1 से 1.5 लीटर। बच्चों को थोड़ा ज़्यादा बनता है, आप सभी लोग देखेंगे बच्चे
हमेशा क्या करते हैं, लार को बहाते रहते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। देखेंगे उनमें लार बहुत ज़्यादा बनता है। और क्या बोला जाता है भाई, कुछ और लोगों में भी बनता है, जैसे कुछ जवान लोग भी हो गए, उनमें भी देखेंगे सो करके उठेंगे, देखेंगे इधर से ऐसे चुआए रहते हैं पूरा यहाँ तक, ऐसे पूरा पोपड़ी एकदम बांधा रहता है सफ़ेद सफ़ेद कलर का, समझ गए कि नहीं। तो ये होता है लार भाई आपका, 1 से 1.5 लीटर बनता है। उसके बाद आप लोगों को बता दें ये क्यों वो बच्चों में ज़्यादा बनता है, क्या काम करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। उसके बाद लार में 3 जोड़ी जो लार ग्रंथि उनके बारे में हम लोग जानते लेते हैं, छोटी और बड़ी लार ग्रंथि के बारे में। सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो हम लोगों में पाई जाती है वो होती है पैरोटीड। क्या बोलते हैं भाई उसको, पैरोटीड, ठीक है। पैरोटीड सबसे बड़ी ग्रंथि पाई जाती है। और यह जो है यही सांप में क्या करती है भाई, यही पैरोटीड नामक ग्रंथि जो होती है सांप में जहर का काम करती है, ठीक है ना, समझ रहे हैं कि नहीं। अगला है आपका सबलिगुलस, उसके आगे है आपका सब में डी बुलर। अब आपको बता दे, इसमें प्रश्न सबसे ज्यादा इससे पूछता है, पैरोटीड से। आप सभी लोगों को यही प्रश्न पूछेगा सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है, तो आप लोग क्या बताएंगे, पैरोटीड, ठीक है, समझ गए कि नहीं। यही सांप वगैरह में जहर का काम करती है, समझ गए कि नहीं, ये आप लोगों को समझ में। उसके बाद हम बताते हैं लार में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स वगैरह पाए जाते हैं। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम जो लार में जो लाइसोजाइम पाया जाता है, यह क्या करता है भाई, जो हम सभी लोग भोजन वगैरह ग्रहण करते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो क्या बोला जाता है, जीवाणु वगैरह रहते हैं, उनको मारने का, बैक्टीरिया वगैरह को मारने का काम करता है, समझ गए कि नहीं। ये जो आपका है क्या बोला जाता है भाई, लाइसोजाइम, ये जीवाणुओं को, बैक्टीरिया आदि को मारने का काम करता है। जैसे अब कहेंगे कि सर वो क्या बोला जाता है भाई, अब जीवाणु हम लोग कहाँ खाते हैं, तो आपको बता दें, जैसे मार्केट वगैरह में कुछ खाने का इच्छा किया, आप लोग देखते हैं ज़्यादातर सामानें वो खुली हुई बिकती हैं, जैसे उनको अब और कुछ ऐसी सामान है जिनको धोकर भी नहीं खा सकते, कुछ बैक्टीरिया ऐसी भी होती हैं जो धोकर धोने से भी खत्म नहीं होती, समझ गए कि नहीं। जैसे मैं बताऊं, ब्रेड वगैरह टिकिया वगैरह खाने का मन किया, अब देखो वो खुला बिक रहा है, लौंग लता खुला बिक रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं। अब उस पर तमाम मक्खी वगैरह कहाँ कहाँ से बैठ बैठ के आई हैं, उस पर बैठी हैं, धूल धक्कड़ के कट जा रहे हैं। अब धूल धक्कड़ ये वायु में जीवाणु बैक्टीरिया आदि उसमें हैं, अब जा करके बैठे हुए हैं, अब उसको तो धूल करके खा नहीं सकते ब्रेड टिकिया को, तब तो मजब बेकार हो जाएगा, है कि नहीं। तो वैसे ही खा लेते हैं, तो उन जीवाणुओं को मारने का काम कौन करता है। या फिर साधारण भाषा में ऐसे कहें, आप लोग देखेंगे ज़्यादातर कभी कभी हम लोग भी ऐसा करते हैं, भैया जैसे घर और पर कोई हित नाता गए, अगर हाथे होते में मिट्टी उट्टी लगा, तब वो मीठा उठा रख दे, हाँ रख दे पर, रख दे रख दे, तुरंत मार लेंगे, समझ रहे हैं। अरे कोई कहे कि लग जाएगा, नहीं 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 लगेगा, रखिए रखिए रखिए, मार जाएंगे तुरंत, तो समझ रहे हैं कि नहीं। प्रसाद वगैरह हो गया, उसको भी हम लोग करने के लिए हाँ, ऐसे करके अपना दे 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 दे, जय भगवान, मार लेते हैं हम लोग, समझ गए कि नहीं। तो उसमें जो मिट्टी वगैरह लगा था हाथ में, उसमें कहीं ना कहीं बैक्टीरिया वगैरह हैं, जीवाणु हैं, तो उनको मारने का काम कौन करता है भाई, लाइसोजाइम। अब आप लोगों को बता दें, बच्चों में लार थोड़ी थोड़ी मात्रा में ज़्यादा क्यों बनती है, हमेशा वो लार और चुआते हैं, उसका कारण है भगवान बहुत सोच समझ के बनाए हैं, इसलिए बना दिए हैं ना, क्योंकि बच्चों को देखेंगे ना, उन लोगों को कुछ पता नहीं होता, चाहे जहाँ खेलत कूदत जाएंगे, कौनो सामान उठा करके मुंह में डालेगा, इसे जैसे मान लीजिए यही पा गए, अब पता चला कि ये कोई मिट्टी उट्टी लगा हुआ है, कोई बेकार पदार्थ है, अब उसमें बैक्टीरिया वगैरह हैं, जीवाणु हैं, उनके मुंह में जाए, मुंह से पेट में जाएंगे तो नुकसान करेंगे शरीर के अंदर जा करके। तो इसलिए ये क्या करता है, भगवान ने एकदम सोच समझ के लाइसोजाइम नामक एंजाइम दे दिया, और वो क्या करता है, जीवाणुओं को मारने का काम करता है, समझ गए कि नहीं। ये समझ में आया आप लोगों को। अगला है आपका टाइलिन। आपको बता दें, सबसे ज्यादा लार ग्रंथियों में एंजाइम्स, लार एंजाइम्स में सबसे ज्यादा कौन है, टाइलिन सबसे ज्यादा बदनाम है भैया, हर जगह हर एक किताबों अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा मिलेगा, लेकिन बहुत इसका बेसिकली बहुत ज्यादा उपयोग वगैरह कहीं नहीं है, अभी हम लोग जान लेते हैं, लेकिन इसको याद रखिएगा आप लोग, लाइसोजाइम को, ठीक है। टाइलिन और ये क्या नाम है भाई इसका, टाई स्टेज, ये दो जो एंजाइम्स बचे हुए हैं, ये सब एंजाइम्स क्या करते हैं, ये दोनों एक ही कार्यों को पूर्ण करते हैं, ठीक है, एक ही कार्य करते हैं, जैसे एक ही कार्य को करते हैं। ये क्या करते हैं, स्टार्च, स्टार्च माने हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मंड बोलते हैं, ऐसे साधारण भाषा में चोकर बोलते हैं, का पाचन करते हैं। किसका पाचन करता है भाई, टायलिन और टाई स्टेज नामक जो एंजाइम्स हैं, ये दोनों किसका एक ही काम करते हैं, क्या कौन सा काम भाई, स्टार्च, जिसको हिंदी में मंड कहते हैं, मंड को पचाने का काम करते हैं। अब मंड कहाँ किसको जाता है, तो अनाज वगैरह के जो ऊपरी भाग होते हैं, परत होते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई, चोकर कहते हैं, समझ गए कि नहीं। जैसे आप लोग
कहीं ना कहीं चूनी वगैरह पशुओं को लाने जाते हैं, देखेंगे गेहूं का छिलका मिलता है, उसे कहते हैं चोकर, समझ रहे हैं कि नहीं। और वो क्या बोले जाए, चना वना का छिलका मिलता है, और भी सारी चीज़ों का छिलका मिलता है, उसे क्या कहते हैं, चोकर कहते हैं। तो जो अनाज वगैरह का ऊपरी हिस्सा होता है उसे चोकर कहते हैं, ठीक है। तो उस अब आप लोगों को, आप लोग कहेंगे कि चोकर हम लोग कहाँ खाते हैं कि पचाएगा, खाते हो भैया। आपको बता दें, आटा चाहे जितना आप लोग चाल दो, समझ गए कि नहीं, आटा को चाहे जैसा पिसवा लो और उसके बाद चाल दो, कितनों भूसी अलग कर लो, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें चोकर जो अलग कर लो, लेकिन फिर भी चोकर बचता ही बचता है, समझ गए कि नहीं। अगर पूरी तरह से चोकर निकल जाएगा तब तो मैदा हो गया, समझ गए कि नहीं, समझ गए आप लोग। तो जी इसलिए भाई हम लोग चोकर खाते हैं, और जितना अच्छा चोकर रहेगा उतना अच्छा क्या होगा, भोजन हमारा पचेगा हो जाएगा, ध्यान रखना, समझ गए कि नहीं। इसलिए ऐसे कहा नहीं जाता, सही भी है कि मैदा यदि खाएंगे आप 5 ठो खाएंगे तो सही से नहीं पचा सकते हैं, लेकिन वहीं रोटी 5-7 ठो मार देंगे, समझ रहे हैं कि नहीं, तो आराम से पचा लेंगे, समझ रहे हैं। तो मैदा से संबंधित रोटी वगैरह 5 ठो भी नहीं खा पाएंगे, पचा पाएंगे, जबकि नॉर्मल रोटी को 5-7 मार दिए तब वो पचा लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसमें चोकर होता है, मैदा में नहीं होता है, ठीक है। अब आगे आता है आपका भाई ये क्या है, चौथा, म्यूकस। ये भी एक एंजाइम है, भोजन को चिपचिपा बना। आप सभी लोगों को पता है, भोजन जब हम लोग मुंह गुहा में रखते हैं, उसके बाद चबाते हैं, तो देखते हैं पूरा भोजन को क्या कर देता है, ये जो आपका म्यूकस नामक एंजाइम से, ये क्या करता है भाई, एकदम पूरा भोजन को क्या कर देता है, चिपचिपा बना देता है, एकदम लसोर टाइप का बना देता है, उसको क्या करता है, मेझर देता है, क्या बोला जाता है, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आप लोग, लिभरिया देता है, उसको क्या कर देता है, लिभरिया देता है, जिससे क्या होता है, भोजन घोटने में सहायक हो जाता है, भोजन आसानी से घोटा जा सकता है, समझ गए कि नहीं। तो ये म्यूकस क्या करता है, भोजन को चिपचिपा करता है, जिससे भोजन क्या हो, आसानी से घोटा जा सके, समझ गए भाई। अब अगला हम लोग शुरू करते हैं, आगे चलते हैं हम। अब हम लोग जानेंगे क्या भाई, आमाशय के बारे में, ठीक है, स्टोमैच के बारे में। अब ये जो आमाशय है, आमाशय आप सभी लोगों को बता दे, सबको पता है, आमाशय में सबसे ज्यादा देर तक भोजन कहाँ रहता है भाई, तो आमाशय में रहता है, पेट में रहता है, ठीक है। कितना समय तक रहता है, तो 3 से 4 घंटे, कितना भाई, 3 से 4 घंटे। अब इसको पहली बार एक कर देते हैं, आप लोगों को ये होना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई एक कर देते, चला 4 कर देते हैं। भोजन कितने घंटे रहता है भाई आमाशय में, पेट में, तो 4 घंटे, ठीक है। अब उसके बता दे, पेट के, ये भी जान लो कि पेट के भी कई भाग हैं, केवल अकेले आमाशय नहीं है, पेट के भी कई भाग हैं, कितने हैं, 3 हैं, समझ गए कि नहीं। सबसे ऊपरी भाग को कार्डियक बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यह सबसे, पेट का सबसे ऊपरी भाग क्या होता है, हृदय से सटा हुआ होता है, ठीक है ना, हृदय से सटा हुआ होता है, तो हृदय का वो अध्ययन क्या कहलाता है भाई, कार्डियोलॉजी, तो इसलिए इसको कार्डियक बोलते हैं, समझ गए कि नहीं, समझ गए। अब सबसे ऊपरी भाग पेट का कार्डियक, दूसरा उसके बाद क्या हो जाता है आपका फंडिक, तीसरा क्या हो जाता है भाई पाइलोरिक, सबसे निचला भाग पाइलोरिक, बीच वाला भाग फंडिक, सबसे ऊपर वाला भाग कार्डियक, ठीक है भाई, ये समझ में आया। अब हम सभी लोग जान लेते हैं कि सबसे ऊपरी भाग में क्या होता है। जब भोजन पेट में, पेट के सबसे ऊपरी भाग में, देख रहे हैं, ये सबसे ऊपरी भाग इधर है, सबसे ऊपरी भाग में मतलब कार्डियक में आता है, तो कार्डियक में क्या होता है भाई, HCl का निर्माण होता है, किसका, HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, एसिड का। अब ये मालूम है क्या होता है, भोजन जो ही इसमें आता है, और जो भोजन ग्रास नली से, ये देखो ग्रास नली है, ग्रास नली से होकर के आता है पेट में, सर्वप्रथम पेट में घुसता है, उसे क्या कहते हैं भाई, बोलस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलस कहते हैं, मैंने बताया था। तो जब बोलस इसमें आता है, समझ गए, तो ये क्या होता है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक का श्रावण शुरू हो जाता है, समझ गए कि नहीं। अब हाइड्रोक्लोरिक का श्रावण शुरू हो जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक का क्या काम है भाई, अब आप सभी लोगों को पहले बता दें, हाइड्रोक्लोरिक जो है वो क्या करता है, जो जीवाणु लाइसोजाइम एंजाइम्स के द्वारा क्या होता है, वो नहीं मारे जाते हैं, ठीक है, जो बच खुज जाते हैं, जैसे ऐसा थोड़ी कि लाइसोजाइम नामक जो एंजाइम्स होता है वो पूरी तरह से क्या करेगा, पूरे एक को खोज कर मार देगा, नहीं हो सकता ना कुछ तो बच जाएंगे। तो जो मतलब कौन बचेंगे, वो भी जो मजबूत होगा, इनसे लड़ सकता है, लाइसोजाइम से, वो लड़ करके क्या करेगा, आगे बढ़ जाता है भाई। और जब आगे बढ़ जाता है भोजन में मिल करके बोलस में, तो ये कहाँ आ जाता है, हाइड्रोक्लोरिक, अरे पेट के पहले भाग में, कार्डियक में क्या है, HCl क्या करता है भाई, उनको जो जीवाणु बच जाते हैं उनको क्या करता है, मार देता है, उनको मारने का काम कौन करता है, HCl करता है, समझ गए कि नहीं। यहाँ पर लिखा होगा सबसे ऊपरी भाग को
कार्डियक कहते हैं। इसमें HCl का निर्माण होता है। HCl क्या होता करता है भाई, जीवाणुओं, जो जीवाणु लाइसोजाइम से नहीं मरते उनको मारता है। समझ गए कि नहीं, ये क्या करता है, जो बचे कुचे जीवाणु उनको मारने का काम करता है। अगला क्या होता है भाई, HCl भोजन को तोड़ता है। देखिए भोजन को तो तोड़ने का काम मुख गुहा में होता है, दांत वगैरह फिजिकली तरीके से उसको तोड़ते हैं, ऐसे ऐसे करके उसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में। लेकिन अब एकदम छोट तो नहीं तोड़ सकते, है कि नहीं, समझ रहे, वो घोटने योग्य केवल तोड़ते हैं। अब उसके बाद देखो भाई, कोशिकाएं हमारी मतलब बहुत सूक्ष्म होती हैं, उनको बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से हम आप नहीं देख सकते, इतनी छोटी होती हैं। अब ये बताइए, भोजन तो हम लोग लगभग इतना 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 बड़ा बड़ा तक तो खाई जाते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, घोंट जाते हैं। अब यदि उनको और छोटा न किया जाए तो क्या हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा मिल पाएगा, उससे अवशोषित कर पाएंगे ऊर्जा को, नहीं। तो क्या करता है, ये एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ठीक है ना। भोजन का जो प्रारंभिक भाग होता है बोलस, उसको एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। समझ गए कि नहीं, ये समझ में आया आप लोगों को। दूसरा भाग है आपका भाई फंडिक। अब बता दें फंडिक किसे कहते हैं, ये कांटेनुमा जो संरचना का भाग है, यहाँ से यहाँ तक बीच वाला मध्य वाला भाग, उसे फंडिक कहते हैं। फंडिक में कुछ कांटेनुमा संरचना होती है, ये देख रहे हैं आप लोग, कांटेनुमा कुछ संरचना होती है, इसे कहते हैं रूजी। क्या बोलते हैं भाई, रूजी। अब रूजी का क्या काम है, रूजी जो हमारे पेट में है, यह भोजन को क्या करता है, काफी देर तक, मतलब वो क्या करता है, पेट में रोक कर रखता है। क्या करता है भाई, पेट में रोक कर रखता है। यदि यह न रहे, ऐसे समझिए, पेट यदि हमारा एकदम चिकना हो, साफ साफ है, एकदम चिकन हो, तो क्या हो जाएगा, अब भोजन आएगा, पता चला कि सरक करके ये क्या हो जाएगा, सरक करके सीधे इधर से निकल कर छोटी आंत से होकर के बड़ी आंत से होकर के मल द्वार द्वारा बाहर हो जाएगा, है क्या नहीं, एनस द्वारा। तो ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता भाई, क्योंकि ये क्या बोला जाता है, रूजी जो होती है कांटेनुमा संरचना, वह भोजन को रोक कर रखती है, ठीक है भाई। अब जब हम सभी लोग कभी व्रत रखते हैं या किसी कारणवश भूखे रहते हैं, तो उस समय देखते हैं पेट में चुभन होता है, समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखो भाई, पेट में भोजन तो है नहीं, है कि नहीं, तो पेट में भोजन नहीं है, तो ये रूजी जो होती है अपन भाई कांटेनुमा संरचना है। अब हम लोग उठते बैठते हैं तो पेट में चुभन जैसा होता है, लगता है कुछ गड़ रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं, वो किसके कारण होता है, रूजी के कारण, समझ गए, जो कांटेनुमा संरचना है। अब आगे आप लोगों को बताते हैं सबसे अंतिम भाग पेट का, पाइलोरिक, सबसे निचला भाग, ठीक है। पाइलोरिक जिसको बोलते हैं, पाइलोरिक में क्या होता है भाई, कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, ये देख रहे हैं आप सभी लोग, कुछ ग्रंथि पाई जाती है, कुछ इस प्रकार के ऐसे ऐसे ये ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं भाई, जठर ग्रंथि कहते हैं। कौन सी ग्रंथि, जठर ग्रंथि। अब जठर ग्रंथि का निर्माण दो चीजों से होता है, रेनिन और पेप्सिन से। ये जठर ग्रंथि में से जठर रस स्रावित होता है, जिसका निर्माण दो चीजों से मिलकर होता है, किससे, रेनिन और पेप्सिन से। तो ये दोनों मिलकर के किसका, जठर रस, जिसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, इसका निर्माण करती हैं, जठर रस को बनाती हैं। अब रेनिन क्या है भाई, दूध को दही में बदलता है। रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बदलता है। जैसे हम लोग दूध का सेवन करते हैं ना, तो दूध क्या हो जाता है, दही में बदल जाता है। उसको बदलता कौन है भाई, तो रेनिन बदलता है, समझ गए कि नहीं, कौन बदलता है, रेनिन बदलता है। अब उसके बाद ये पेप्सिन क्या करता है भाई, पेप्सिन इससे संबंधित, रेनिन संबंधित देखो भाई प्रश्न बहुत पूछता है, ठीक है ना, रेनिन संबंधित प्रश्न बहुत पूछता है कि पेट में कौन, जैसे हमने दूध को पिया, वाइवा वगैरह में भी पूछा जाता है कि जैसे हमने दूध को भाई, दूध का सेवन किया भोजन के रूप में, तो ये बताइए कि दूध पेट में जोरन तो है नहीं, नींबू तो है नहीं, तो फिर ये बताइए कि कौन इसको दही बना देता है, दही में क्यों बदलता है, किसके कारण, तो रेनिन के कारण, याद रखना, ठीक है, ये पूछता है। पेप्सिन, अब ये बताइए भाई, जो पेप्सिन है दूसरा भाग जठर का, वो क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, समझ गए कि नहीं, प्रोटीन को पचा करके किस में बदल देता है भाई, पेप्टोन में बदल देता है, समझ गए कि नहीं। अब सीधी सीधी सी बात है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचक करता है, पाचन करता है, ठीक है ना, समझ में आया। HCl, अब एक चीज और बता दें, हम आप जितना ज्यादा भोजन ग्रहण करेंगे उतना ज्यादा HCl का निर्माण होता है, मतलब जितना ठूस ठूस के खाइएगा उतना ज्यादा HCl बनेगा, समझ गए। अब एक चीज और बता दे, HCl का pH मान कितना होता है भाई, HCl का pH मान कितना होता है, लगभग 2, कितना होता है भाई, 2। अब आप सभी लोगों को पता है कि 2 pH मान
जिसका होगा वो कितना ज्यादा अम्लीय होगा, पता है ना क्यों? क्योंकि 7 से नीचे और 7 से ऊपर, 7 से नीचे जितना कम आएंगे, मतलब 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1 करके आएंगे, उतना ज्यादा अम्ल की मात्रा बढ़ेगी। समझ रहे हैं कि नहीं? अब ये पाया कितने पर जाता है? तो 2 पर। कितने पर भाई? 2 पर। मतलब HCl का pH मान कितना होता है? 2। अर्थात ये बताइए ये क्या है? अम्ल है, एसिड है। और एक चीज और है, यह किसी चीज में यदि H लगा हुआ है तो H दर्शाता है किसको? अम्ल को। और यदि OH लगा हुआ है तो किसको दर्शाता है? क्षार को। समझ में आया कि नहीं? ये तो जानते हैं आप सभी लोग। ये चीजें हो गई। अब कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग बहुत ज्यादा, ये समझ में आया भाई? कभी कभी हम लोग क्या होता है ना, कहीं बारात वारात में जाते हैं, विवाह शादी में जाते हैं, तो क्या होता है, कहीं निमंत्रण वगैरह में जाते हैं तो 2-4 किस्म का, 5 किस्म का आइटम मिल जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? ठूस ठूस के खा लेते हैं, हुमच के खा लेते हैं, खूब दबा के एकदम खा लेते हैं। तो उस समय क्या हो जाता है, जब दबा के खाए हो खाना, तो ये समझ में आना चाहिए कि HCl की मात्रा, जितना भोजन ग्रहण करते हैं ज्यादा खाएंगे, ग्रहण करेंगे, जितना ज्यादा ठूसेंगे पेट में, उतना ज्यादा HCl की मात्रा बढ़ती है। तो आप लोगों को पता है। तो वो एक तो होता है, वो जब HCl की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल की, तो क्या हो जाता है? उसी को बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं भाई? एसिडिटी। समझ गए? अम्ल की मात्रा जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसी को कहते हैं एसिडिटी। अब एसिडिटी को खत्म करने अगर डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो कहेंगे कि डॉक्टर साहब हमें एसिडिटी हो गया, वो समझ जाएगा कि ठूस के खाया, तो क्या देता है आपको? MgOH का होल ट्वाइस। इसका मतलब समझते हैं, पूरा नाम क्या भाई? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसे मैग्नीशियम का दूध भी कहते हैं, दूसरे शब्दों में, दूसरे नामों में इसका नाम होता है मैग्नीशियम का दूध। तो आपको क्या देगा? मैग्नीशियम का, डॉक्टर क्या देता है भाई? मैग्नीशियम का दूध देता है। और उसको आप पिएंगे, क्या हो जाएगा? आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। आप लोग कहेंगे खत्म कैसे होगी, इसमें होता क्या है? तो आप लोगों को बता दे, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, ये होता है क्षार। क्या होता है भाई? क्षार होता है। ये क्या होता है भाई? मैग्नीशियम का दूध क्या है? क्षारी पदार्थ है। उसका सेवन करेंगे आप लोग तो ये क्या कर देगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उसका, वो क्या बोला जाता है भाई, उसकी अम्लीयता को कम कर देगा। समझ गए कि नहीं? कम क्या कर देगा? सीधी सीधी सी बात है, आप सभी लोगों को पता है। अम्ल और क्षार का आप यदि अभिक्रिया, मतलब अम्ल और क्षार जहां आपस में मिलते हैं तो क्या हो जाता है? दोनों का गुण निष्क्रिय हो जाता है। न तो वह पदार्थ अम्लीय रह जाएगा, न तो क्षारी, मतलब न्यूट्रल हो जाते हैं दोनों। समझ गए कि नहीं? उदासीन हो जाते हैं, न तो अम्ल रह जाएगा न तो क्षार। तो इसकी अम्लीयता को ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या कर देता है? कम कर देता है। अब आप सभी लोगों को बता दें, एसिडिटी में हम लोग इनो का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं भाई? देखो ऐसे, इनो। अब इनो, अरे वही वाला। अब भैया ऐसे मुंह बनाइए, एसिडिटी, तो तुरंत लेके आ जाएगा मिला, कहेगा हाँ आपको जरूरत है इनो का, ये लीजिए पाउच, फाड़िए, मारिए, तुरंत काम शुरू हो केवल 6 सेकंड में। तो वैसे कहेंगे तो होगा, काम शुरू हो जाता है, फिर वो लगते हैं फिर ठूसने। समझ गए कि नहीं? तो इनो में भी क्या होता है भाई? इनो भी मैग्नीशियम, इनो में भी मैग्नीशियम का दूध होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, यही होता है। अब एक चीज आप लोगों के मन में आएगा कि सर ठीक है, ये सारी चीजें तो समझ में है, लेकिन ये बताइए जब HCl इतना ज्यादा अम्लीय है, एसिड है, तो ये इसको जला क्यों नहीं देता? मतलब हमारे पेट को जला क्यों नहीं देता? तो आप सभी लोगों को बता दें भाई, क्यों हमारे पेट को नहीं जलाता? क्योंकि ये जो इसकी परत बनी हुई है, ये बता दें, ये जो पेट की परत बनी हुई है, ये किस चीज की है? ध्यान दो, ये किस चीज की है भाई? ये किस चीज का है? आप सभी लोगों को बता दें, ये जो लेयर बना हुआ है, एक परत है पेट की, जो ये परत है, ये किस चीज की बनी हुई है? किस चीज की बनी है भाई? इसको बोलते हैं म्यूकोसा। क्या बोलते हैं? म्यूकोसा। म्यूकोसा क्या है? ये जो एक पेट की परत बनी हुई है, इसको क्या बोलते हैं? म्यूकोसा। क्या बोलते हैं भाई? म्यूकोसा। लिख देते हैं कहीं, इसे बोलते हैं म्यूकोसा। ठीक है भाई, म्यूकोसा। ठीक है, ये हो गया म्यूकोसा, इसे म्यूकोसा बोलते हैं। ये म्यूकोसा होता क्या? ये क्या होता है भाई? यह क्षार का श्रावण क्या करता है भाई? क्षार का होता है। ये म्यूकोसा जो पेट की परत होती है आमाशय की, वो क्या होती है? क्षार की होती है। अब ये बताइए, अम्ल जब क्षार के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा? दोनों के गुण क्या हो जाएंगे भाई? निष्क्रिय हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, दोनों उदासीन हो जाएंगे। न तो वह पदार्थ अम्लीय रह जाएगा, न तो क्षारी रह जाएगा। समझ गए कि नहीं? दोनों के गुण
नष्ट हो जाएंगे। तो ये बताइए पेटवा कैसे जलेगा? जल सकता है? तो नहीं जल सकता है। इसीलिए पेट क्या होता है भाई, नहीं जलता है। समझ गए? ये जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी। और आप सभी लोगों को एक चीज बता दे भाई, क्या बोला जाता है, हाँ, कुछ लोग, आप सभी लोग देखते हैं गांव घर में माताएं बोलती हैं कि भैया उनके पेटे में बच्चा है, उनके पेटे में बच्चा है। हम लोग भी कभी कभी कह देते हैं। आप सभी लोगों को बताएं, ये कंफ्यूजन आज के बाद दूर कर देना, कभी मत कहना नहीं, बेवकूफ बन जाओगे। आप सभी लोगों को बता दें, बच्चा माँ के पेट में नहीं होता है, बल्कि यूट्रस में होता है। यूट्रस का मतलब गर्भाशय में होता है। कहाँ भाई? माँ के गर्भाशय में। गर्भाशय कहाँ होता है? ये उदर के निचले भाग में। समझ गए कि नहीं? समझ में गए आप लोग? अब बता दें, माँ के गर्भाशय में होता है, यूट्रस में होता है, न कि पेट में होता है। अभी बताओ, पेट में यदि आएगा बच्चा वह, तो उसको ये क्या करेगा, HCl क्या करेगा, जला देगा। क्या कर देगा? जला देगा एकदम, उसको मारेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। उसके बाद कहाँ आ जाएंगे? रोजी में। रोजी में कुछ देर फंसे रहेंगे, उसके बाद कहाँ आ जाएंगे? ये जठर ग्रंथि वगैरह जो है उनको एकदम ठीक ठाक करके इधर से निकाल देंगे। समझ गए कि नहीं? फिर कहाँ आ जाएंगे? इधर से आकर के छोटी हाथ से होते हुए बड़ी हाथ से इधर मल द्वार से क्लिक बड़े हो जाएंगे। तो बच्चा पेट में नहीं होता, माँ के यूट्रस में होता है, मतलब गर्भाशय में होता है। आज के बाद एक गलती कभी मत करना भाई, आप लोग पढ़े लिखे हो, ठीक है ना? माँ के पेट में बच्चा नहीं होता, बल्कि कहाँ होता है? गर्भाशय में। एक चीज और आप सभी लोगों को बता दें, आप सभी लोगों के मन में हमेशा प्रश्न रहता होगा कि सर खाने के बाद नींद क्यों आती है? ठीक है, तो आप सभी लोगों को बता दें, खाने के बाद नींद इसलिए आती है क्योंकि जब खाना पचाना होता है ना, पेट को, आमाशय को, ठीक है, ये आमाशय को, तो बहुत ज्यादा समय, वो क्या, ऊर्जा चाहिए होता है पचाने के लिए, बहुत ज्यादा ऊर्जा लगता है। तो मालूम है क्या करता है आमाशय? अगल बगल की कोशिकाएं जो हैं उनसे क्या करता है? ऊर्जा को खींच लेता है। जैसे मस्तिष्क है हमारा, मस्तिष्क से ऊर्जा को खींच लेगा। समझ रहे हैं? मस्तिष्क की तंत्रिका, मतलब जो भी कोशिकाएं उनसे ऊर्जा खींच लेगा। अगल बगल की तंत्र, मतलब जो भी अंग वगैरह हैं ऊतक हैं, उनसे उनकी कोशिकाओं से ऊर्जा को खींच लेगा और लेकर के क्या करता है? आमाशय वो भोजन को पचाने का काम करने लगता है। तो इसलिए देखेंगे ना, खाने के बाद ज्यादातर आदमी लगते हैं ऐसे लोग, यानी ऐसे खूब, समझ रहे हैं कि नहीं? कई कट होते एकदम खड़ा खड़ा सूझ जाते हैं, सुनिया के ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं कि नहीं? तन को अथवा मिलेगा। तो ये समझ में आया आप लोगों को कि क्यों नींद आता है? ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आया? तो आप सभी लोगों को, ये मुख गुहा से होते हुए सारी क्रियाएं हो रही है। मुख गुहा से फिर ग्रसनी, ग्रसनी से फिर आमाशय। भोजन कहाँ आता है? आमाशय। और मुख गुहा से जो भोजन आता है आमाशय में, ग्रास नली द्वारा, उसे क्या बोलते हैं भाई? बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। और जो अब तो पेट में आ गया बोलस। अब पेट से जो पच गया, पच करके कहाँ आ गया? और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया और इधर छोटी आंतों में आने लगा, उसे क्या बोलते हैं भाई? काइम बोलते हैं। अब काइम कहाँ आया? छोटी आंतों से होते हुए बड़ी आंत, बड़ी आंत से मलाशय से होते हुए मल द्वार, एनस, गुदा द्वार द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। समझ गए कि नहीं? जो जिसे क्या कहते हैं? काइम बोलते हैं। ये समझ में आया आप सभी लोगों को? और इससे संबंधित जो भी वीडियो, मतलब वो क्या बोला जाए, जो भी इस वीडियो में कोई त्रुटि रह गई हो, आप सभी लोग देखिए, उसको कमेंट्स में अवश्य बताएं। जो नई जानकारी आप सभी लोगों को मिला हो उसको भी आप सभी लोग बताएं। और भी इन सारी चीज़ों से संबंधित हमारे चैनल पर वीडियो मिलते रहेंगे, जानकारी मिलती रहेगी। आप सभी लोगों से मैं यही कहूँगा, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही कामना करते हैं हम। जय हिंद।